are appearing for ICSE Class 10th Physics Board exam, then these 25 questions are extremely important. Many of these types repeat every year. So watch till the end. Question number 1 is, a metal rod AB of length 80 centimeter is balanced at 45 centimeter from the end A with 100 gram force, weight suspended from the two ends. तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हमारे पास पहले भी आते हैं कि अगर एक रॉड है उसके दोनों तरफ वेट है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. बट गलती कहाँ होती है, डिस्टेंस फाइंड करने में. तो डिस्टेंस बहुत ध्यान से लिखना है. और इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा है क्वेश्चन में. तो पहले अगर रॉड है दोनों तरफ वेट है तो फल्क्रम से डिस्टेंस लेंगे. अगर इधर 100 ग्राम फोर्स है, फल्क्रम से डिस्टेंस है 45, तो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को जब हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आ गया एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, दिस 45 और साथ में हमारे पास क्या है 100 ग्राम फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 45. सिमिलरली क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए ये वाली 100 ग्राम फोर्स और डिस्टेंस होगा 80 माइनस 45 विच इज 35. तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बैलेंस हो जाएंगे. बट इसमें एक स्टेप और ऊपर है. इफ दिस रॉड इज कट एट द सेंटर सी, देन कंपेयर द वेट ऑफ ए सी. मीन्स ये एक पार्ट है रॉड का जिसमें इसको कट कर दिया और सेकेंड पार्ट ले लिया सी से बी तक. अब जो चेंज आएगा वो किसका आएगा, डिस्टेंस का आएगा. अगर हमने रॉड को कट किया है, रॉड को कट करेंगे, AC डिस्टेंस है तो इसका जो मिड लाई करेगा 40 का हाफ आ जाएगा 20 पे. तो नंबर लाइन के हिसाब से ये 20 है, ये भी 20 है. बट हमें जब इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करना है तो क्या आएगा, ये वाला वेट किसका, AC का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा हमारे पास, 45 माइनस ये हमारे पास 20. तो 45 माइनस 20 किया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा. तो 25 इंटू वेट ऑफ AC आ गया. तो एंटी क्लॉकवाइज में एक आया 45, साथ में आया 100, 25 इंटू वेट ऑफ AC. दूसरी तरफ हमारे पास जब क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट में एक तो वही है सेम, हमने जिसमें बोला कि 100 ग्राम फोर्स है, 80 माइनस 45 पे है. बट अब सेकेंड पार्ट में हमने इसको कट किया. तो जब हमने कट किया है इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा 60, नंबर लाइन पे 60. तो 60 माइनस 45 करेंगे तो 60 माइनस 45 इंटू वेट ऑफ BC. तो ये दोनों आ गए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में, ये आ गए हमारे पास क्लॉकवाइज में. इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स वेट ऑफ BC माइनस 5 टाइम्स वेट ऑफ AC इज 200 विच इज ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. जब हम लिखेंगे वेट ऑफ BC डिवाइडेड बाय वेट ऑफ AC विच इज ग्रेटर देन 5/3 या हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1, तो वेट ऑफ BC विल बी मोर देन दी वेट ऑफ AC आ जाएगा. अब सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, उसने बोला है गिव अ रीजन फॉर योर आंसर इन A. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉर्क आर्म है B की, दैट इज स्मॉलर देन दी टॉर्क आर्म ऑफ A. तो जब टॉर्क आर्म ऑफ B स्मॉलर है A से, वेट दोनों तरफ प्रेजेंट है, मूवमेंट ऑफ वेट एक्ट फ्रॉम द साइड B एंड लाइज बियॉन्ड 45. तो मूवमेंट ऑफ वेट B साइड से है और 45 के बियॉन्ड लाई कर रहा है. तो यहां से हमारे पास वेट इज मोर कंसंट्रेटेड बिटवीन B to C. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डायग्राम बिलो शोज. ये भी बहुत ज्यादा आते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम मशीन से. तो आपके पास ऐसे डायग्राम गिवन है, उसका लेबल्ड वर्जन हमें बनाना है. तो जब हम लेबल्ड वर्जन बनाएंगे हमारे पास ये आ गया, इस तरफ को लोड है, यहाँ आ गया एफर्ट. नाउ कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस पुली सिस्टम इफ इट्स एफिशिएंसी इज 80%. तो अगर एफिशिएंसी 80% है, फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज टू वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो कितने होंगे, नंबर ऑफ पुलिस 3 है हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा. नेक्स्ट, Sumit and Sachin went for a track and during the journey they visited a cottage. They suspended their bags
to the two ropes hanging from P and Q on a wheel capable of rotating around O. Sumit suspended his bag to the rope Q and Sachin suspended his bag from the rope P. The wheel remained in equilibrium. तो फिर से वही equilibrium का question आ गया. Clockwise movement is balanced by anti-clockwise movement. Next हमारे पास state with the reason who is carrying a heavier bag. State with the reason who is carrying a heavier bag. Next बाद में करते हैं. पहले तो heavier किसका है? अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है. तो सुमित का बैग है हमारे पास इस तरफ, सचिन का है इस तरफ. फिर से इनका लेंगे डिस्टेंस. ये आ गया वेट ऑफ सचिन्स बैग इनटू डिस्टेंस हमारे पास ओपी. वेट ऑफ सुमित्स बैग इनटू डिस्टेंस हमारे पास ओ आर. और हमें दिख रहा है जो ओ आर डिस्टेंस है दैट इज स्मॉलर देन ओपी और वही डिसाइडिंग फैक्टर है. तो ऐसे क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है कि क्या पूछ लिया. तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस्ड बाय क्लॉकवाइज. नेक्स्ट हम लेंगे वेट ऑफ सचिन्स बैग इनटू ओपी इज वेट ऑफ सुमित्स बैग इनटू ओ आर. Since OR is less than OP, तो weight of Sumit's bag is greater than weight of Sachin's bag. अब यहाँ पे second part में उसने पूछा है based on the principle write a mathematical relation that can be used to determine weight of Sachin's bag. तो हमें ये find करना है. Given that the weight of Sumit's bag is 18, ये है 18 kgf. तो value put करेंगे तो weight of Sachin's bag will be equal to 18 किलोग्राम फोर्स इंटू OR डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस इधर आ जाएगा OP. तो बस हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म करना था जो हमने इसके बेसिस पे फॉर्म कर दिया. नेक्स्ट ABCD are 4 points on a hemispherical cup placed inverted. Now diameter BC is 360 centimeter और AE given है R/3 है. तो यहां देखो अगर ये 360 सेंटीमीटर है तो ये कितना आ गया 180 सेंटीमीटर विच मीन्स 1.8 मीटर. ये R/3 है और ये कितना रह गया R माइनस R/3 विच इज 2R/3. वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1.8/3 तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर. तो हमारे पास कितना आ गया ये डिस्टेंस 1.2 मीटर आ गया. कौन सा E से या हम बोल सकते हैं D से क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं. 1.2 मीटर. अब हाईएस्ट पॉइंट पे है A. तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0. सिर्फ क्या आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी. तो क्वेश्चन है अ स्मॉल स्फेरिकल मास ऑफ 500 ग्राम मीन्स 0.5 kg एट रेस्ट एट द पॉइंट A स्लाइड्स डाउन along the smooth surface of the cup. Now there is no loss of energy. No loss of energy means law of conservation of energy apply करेंगे. Calculate its potential energy at A. तो mgh लगाया m 0.5 g 10 और h आ गया 1.8 तो एनर्जी आ गई 9 जूल्स. तो पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू दी मतलब ये भी जो मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटल कितनी होगी हर जगह 9 जूल होगी क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल है काइनेटिक नहीं है. लोएस्ट पे हमारे पास काइनेटिक है पोटेंशियल नहीं है. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट था 9 जूल. अब हमें क्या पूछा क्या है सेकेंड पार्ट में उसने स्पीड एट पॉइंट B. तो हमने क्या बोला जितनी यहाँ पोटेंशियल है उतनी यहाँ काइनेटिक है. जितनी यहाँ पोटेंशियल उतनी यहाँ काइनेटिक. हाफ mv² लगाएंगे और v फाइंड करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट D. तो D पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मींस हाफ mv². बट यहाँ हमारे पास मिड में दोनों होते हैं काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा. तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट D. मैकेनिकल एनर्जी एट D विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट D प्लस काइनेटिक एनर्जी एट D. तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh. तो mgh हमने कैलकुलेट किया स्टार्टिंग में कितना आया 1.2 मीटर. तो mg 1.2 आ जाएगा 6 जूल. मैकेनिकल हमें पता है तीनों पोजीशंस पे 9 है. 9 माइनस 6 करेंगे ये होगा 3 जूल. तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ का आंसर. नेक्स्ट fifth question, the figure shows a simple pendulum of mass 200 gram. It is displaced from the mean position A to the extreme position B. The potential energy at the position A is 0. At the position B, the pendulum bob is raised by 5 meter.
अब फिर से सेम रहेगा, यहां पोटेंशियल, यहां काइनेटिक जीरो, यहां दोनों में पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी, एंड पे पोटेंशियल जीरो, सिर्फ काइनेटिक रोल प्ले करेगी, बट मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट सेम। तो हमने यहां निकाला mgh क्योंकि हमें हाइट पता है, तो जहां हाइट पता है पहले तो निकाल लो पोटेंशियल, वो सेम होगी थ्रू आउट मैकेनिकल। तो ये चीज हमेशा करनी है, टॉप मोस्ट पे अगर हाइट गिवन है कैलकुलेट करो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएगी, मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट। तो मैकेनिकल मींस या पोटेंशियल कितनी आ गई, mgh पुट किया 10 जूल। अब यहां भी 10 है, यहां भी 10 होगी, तो यहां भी 10 होगी। तो सेकंड में उसने पूछा टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, सिमिलरली कितनी आ गई, 10 जूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट पोजीशन ए व्हेन रिलीज फ्रॉम बी। तो अब यहां हमेशा क्या करते हैं, यहां पोटेंशियल और यहां काइनेटिक, स्पीड सेम होगी, एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो v कितना आ जाएगा, √2 इंटू 100। 100 हमारे पास क्या आ गया, जो हमने ये निकाली थी, ये हमारे पास कितनी थी, 10 जूल थी, तो ये हमारे पास 10 जूल है, और हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाया तो 100 बन गया, तो कितनी आ गई वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है अगेन अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, तो 0.2 kg फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, कितनी है, 15 मीटर, हाइट गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी एट 15 थ्रू आउट सेम रहने वाली है मैकेनिकल एनर्जी, तो mgh पुट किया 0.2, g10, ये 10, 20 जूल आ गई। तो मतलब चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, हमेशा कितनी रहेगी, 20 जूल ही रहने वाली है। अब उसने बोला था गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जब वो 10 मीटर पे पहुंच गया, जब वो 10 मीटर पे पहुंच गया अबव द ग्राउंड, तो हमें क्या फाइंड करना है वहां पे, काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में डिस्टेंस हम हमेशा ग्राउंड से ही लेते हैं। तो कितना आ गया, mg 15 माइनस 10, वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा 10 जूल। नेक्स्ट है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इट विल पोजेस व्हेन इट इज जस्ट अबाउट एट द ग्राउंड इज। तो टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी बॉटम पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 है, यहाँ पे कितनी हो गई, mgh हो गई। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना आ गया, mgh, h की वैल्यू पुट करो आ जाएगा 30 जूल। नेक्स्ट, द वेलोसिटी इन विच द बॉडी विल हिट द ग्राउंड, अगेन हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आपने ऊपर निकाल ली वो 30 है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30, हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करो तो v आ गया। नेक्स्ट, The below picture shows a mother pushing her daughter sitting on a swing. जितना देख के क्वेश्चन ऐसे लगता है टफ होगा, उतना ही सिंपल आंसर है। The swing is going through positions A, B and C. तो हमें ये पता है वो B से C पे जाएगी, तो C हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, B पे हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम बोलते हैं मीन पोजीशन हो गई। तो which is the right position at A, B or C for the mother to give the constant periodic push to the swing every time in the forward direction to increase the amplitude? अगर वो यहाँ खड़ी होगी तो जब ये स्विंग जाके वापस आएगा तो इसको हिट कर जाएगा, तो वो उसको हर्ट कर सकती है चीज। तो बेस्ट पोजीशन A है। C पे जाके तो डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो वो A से खड़ी होके उसको पुश करेगी ताकि एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट, नेम द फिनोमिनन, तो रेजोनेंस आ गया इसमें। एक्सप्लेन विद दिस एग्जांपल हाउ दिस फिनोमिनन हेल्प्स टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। तो पहले तो रेजोनेंस होता है हमारे पास जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग बैलेंसेस विद द फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। तो दोनों की जब फ्रीक्वेंसीज मैच कर गई, रेजोनेंस है। अब उसने बोला कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये यही फिनोमिनन है हमारे पास कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है स्विंग की वो मैच कर जाएगी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24, तो u कितना है हमारे पास, u हमेशा नेगेटिव -24 इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। Now what is the nature of the image so formed? Lens formula 1 by v minus 1 by u is 1 by f.
साइन कन्वेंशंस का बहुत ध्यान रखना है। कोशिश करो एलसीएम लेके लास्ट में वैल्यूज पुट करो, ताकि हमारे पास कोई बिल्कुल भी इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। प्लस माइनस बहुत ज्यादा आते हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए पहले ही इसको एलसीएम ले लो, रेसिप्रोकल कर लो और वैल्यूज पुट करो। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, f है 8, q है -24 प्लस 8 विच इज -16, तो 8 के टेबल पे जाएगा, v आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव मीन्स कहाँ इमेज बनेगी, बिहाइंड द लेंस। तो बिहाइंड द लेंस है और हमने फाइंड कर लिया v, नेचर भी पता चल गई, रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आई है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, कहां होना चाहिए। अब यहां दिख रही है इमेज, कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, तो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ। तो बिटवीन सी एंड एफ आ गया। बिटवीन सी एंड एफ के लिए द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन इज, इफ द लेंस एल डैश इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम टाइप बट फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो जब फोकल लेंथ लेंगे 15 सेंटीमीटर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें शायद कुछ वैल्यूज मिसिंग है, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पावर ऑफ दिस लेंस, तो पावर कितनी होती है हमारे पास, 1/f होती है, p निकाल लेंगे 1/f करके। अगर पॉजिटिव आती है बेटा तो कॉन्वेक्स है, और अगर नेगेटिव आएगी तो कॉनकेव हो जाएगी। और अगर हम इसमें इसको रिप्लेस करते हैं, फोकल लेंथ उसकी जो है 15 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो फोकल लेंथ जब 15 सेंटीमीटर करेंगे, इनिशियली शायद ये हमारे पास कितनी है, 12। हाँ जी 12। तो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास 36 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए, 12 to 24 के बीच में, ये है इसकी। तो 12 to 24 के बीच में इसको रखेंगे, पहला पार्ट आ गया बिटवीन 12 to 24। नाउ द पावर ऑफ द लेंस इज p is 1/f, तो f कितना है, 12 है, दैट विल बी 1/12, पॉजिटिव शो करेगा, कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, अगेन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u, तो v आ जाएगा हमारे पास कितना है, 36 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन फाइंड करना है, f 12 है, तो अभी जैसे पीछे किया 1/v 1/u 1/f, तो कितना आ जाएगा, 1/v माइनस 1/f इज 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, u विल बी एफ बी अपॉन f माइनस v। तो f कितना है, 12, 36, 12 माइनस 36, तो 12, 36, 12 माइनस 36 आ जाएगा। तो नेगेटिव में आंसर आएगा 18, माइनस 18 सेंटीमीटर। तो u कितना आ गया, माइनस 18 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आया। नेक्स्ट, अगर लेंस एल डैश को रिप्लेस करेंगे अनदर लेंस ऑफ सेम टाइप बट फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो अगर फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है तो साइज ऑफ इमेज जो है वो भी हमारे पास क्या कर जाएगा, इफ f इंक्रीजेस देन साइज ऑफ इमेज आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज, A orange and B blue incident from air on air glass boundary. Now copy and complete the path of rays A and B. अब ऑरेंज और ब्लू में से हमें पता है स्पीड किसकी ज्यादा होती है, रेड की ज्यादा है, ऑरेंज की कम है। डेविएशन किसकी ज्यादा होती है, ऑरेंज की ज्यादा होती है, रेड की कम, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ which is inversely proportional to refractive index as well as deviation. This is deviation, d से और डेल्टा से इसको डिनोट करेंगे। तो कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज, अब कौन सी ज्यादा डेविएट करेगी, तो बी, ब्लू विल बेंड मोर देन ऑरेंज। तो अगर ये बेंड करेगी तो हमारे पास इसका जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा, ये आ गई डेविएशन। डेविएशन दिखाएंगे आप ऑरेंज और ब्लू के कंपैरिजन में कि किसकी ज्यादा डेविएशन है। तो फॉर्मूला फंडा सेम यही है,
कि स्पीड ऑरेंज की ज्यादा है और ब्लू की कम है, तो v ऑरेंज की ज्यादा है और ब्लू की कम है, तो डेविएशन ब्लू की ज्यादा है, ऑरेंज की जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिवर्स, बस ये याद रखना है। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन। हाउ द स्पीड्स ऑफ दीज रेज डिफर, हमने बता दिया। आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, तो वो दिख रहा है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल इन ग्लास, क्योंकि जो ऑरेंज है वो हमारे पास डिफरेंट स्पीड तो डिफरेंट डेविएशन शो कर रही है। नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक एंड इट्स इमेज seen in the surface of water. Name the phenomenon responsible for the formation of this image. तो ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR में हम क्या पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या है, सारी की सारी जो रे है वो क्या कर जाती है, वापस अंदर की तरफ आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। तो TIR मीन्स हम शो करेंगे ऐसी हमारे पास फॉर्मेशन होगी कि जब डेविएशन होगी रेस के साथ। नेक्स्ट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। तो सबसे पहले जब कोई रे आके 90 डिग्री फॉल कर रही है, यहां पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी रे अगर सीधा चली जाती है तो ये हमारे पास थर्ड केस आ गया, विदाउट डेविएशन जाएगी, तो एंगल I is 0, सिमिलरली एंगल R is also 0, तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो बेसिकली इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे जो है हमारे पास कैसे हो गई, ओवरलैप कर गई। तो यही इंसिडेंट है, यही नॉर्मल है, तो यहाँ पे डेविएशन नहीं होगी, स्ट्रेट चली जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, ये 45 ये हमारे पास कितना है, 90, इसके बेसिस पे हम दिखाएंगे रिफ्रैक्शन कैसे होगी। तो सिमिलरली ये भी क्या है, 90 है, बट ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी कितना हो गया, 45। तो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है हमारे पास, 45 है, बट क्रिटिकल एंगल कितना है हमारे पास, 42 डिग्री है, हेंस TIR विल टेक प्लेस, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल C, तो TIR होगा, तो ये आ गई सरफेस पे। तो फिर से वापस आई है, अब जब ये दोबारा फॉल करेगी तो एंगल कितना बनाएगी, 90, तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी विदाउट डेविएशन। बस यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो कौन सी है, TIR की है। तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से करने हैं, हमें थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ एंगल I निकालना है, एंगल I निकल गया तो एंगल C के साथ कंपेयर करके हम बताएंगे TIR होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एट अ सर्टेन टेम्परेचर when the temperature of water is increased by 40 degree Celsius. तो refractive index is inversely proportional to temperature, ये याद रखना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। तो अगर हमने उसको इंक्रीज किया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा टू x। तो बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो म्यू कम होगा, तो म्यू विल बी, और वी कैन से x विल बी लेस देन 1.33। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें हमें बहुत अच्छे से पॉइंट्स बताने हैं नॉर्मल रिफ्लेक्शन के और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। नॉर्मल में हम क्या लेते हैं, मिरर्स लेते हैं, प्लेन ग्लास लेते हैं, उसकी डेफिनेशन, और जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसमें हम कंडीशंस लेते हैं कि लाइट जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, डेंसर मीडियम में होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नो सच कंडीशंस। नॉर्मल जो रिफ्लेक्शन हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारे पास कंप्लीट रिफ्लेक्शन कभी नहीं होती, रिफ्रैक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होती है, तो दोनों चीजें मिला के कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होगा। TIR में नो एनर्जी लॉस, तो यहाँ एनर्जी लॉस नहीं है, बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। तो ऐसे आप 3-4 पॉइंट्स कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज दैट एन ऑब्जर्वर नोटिसेस द इमेज I of an object, name and define the phenomenon taking place here। तो देखने में हमने बहुत बार किया है, ये बुक में भी है हमारे पास।
रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब का क्वेश्चन है, तो फिनोमिनन रिफ्रैक्शन हो गया, डेफिनेशन देंगे, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, वो सारा स्टेटमेंट अच्छे से। स्टेट द इफेक्ट ऑन एक्स व्हेन वाई इंक्रीजेस, तो एक्स हमारे पास यहाँ पे ही आ गया डिस्टेंस, तो जब x इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास y भी डिक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ व्हेन सनलाइट passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors. कौन सा phenomenon है? Dispersion. A similar phenomenon is observed when white light passes through a prism. Which color will show the maximum deviation? अभी करके हटे हैं कि रेड की स्पीड ज्यादा, स्पीड जिसकी ज्यादा उसकी वेवलेंथ ज्यादा, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या एन से डिनोट करो इनवर्सली, और ये आपस में डायरेक्टली डेविएशन के साथ। तो स्पीड रेड की ज्यादा होती है वायलेट से या इंडिगो से, तो डेविएशन वायलेट की ज्यादा होती है क्योंकि इनवर्सली है रेड से। नेक्स्ट, इफ इंस्टेड ऑफ सनलाइट अ ग्रीन कलर्ड रेज पास, तो ग्रीन पास करेंगे तो ग्रीन ही आएगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रिज्म का काम क्या है? डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग करना, वो कलर नहीं चेंज करता, तो स्प्लिटिंग होगी व्हाइट लाइट की इनटू 7 कलर्स। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ रेड, ब्लू, ग्रीन इज पास्ड थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द डायग्राम। स्टेट वेदर द रे पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट और थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? 3 रेज हैं, अभी पीछे करके हटे, तीनों की स्पीड डिफरेंट, तीनों की डेविएशन डिफरेंट, तो जब स्पीड डिफरेंट है तो डेविएशन भी डिफरेंट होगी, तो तीनों जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हमारे पास करेंगे, डिफरेंट पोजीशन से पास करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स। तो द रे विल पास थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो रेड है वो सबसे कम डेविएट करेगा और जो ब्लू और ग्रीन है वो ज्यादा डेविएट करेंगे। सेम अभी जो पीछे करके हटे वही, V is directly proportional to wavelength is directly proportional to refractive index or deviation. Next, name the invisible radiations which can be obtained using quartz prism. तो UV radiations जो हैं वो obtain करते हैं हम sterilizing वगैरह, एयर के लिए, प्यूरिफाइंग के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स को वहाँ हम यूज करते हैं। Name one radiations having wavelength longer than the wavelength of these radiations. तो infrared होती हैं, और यहाँ पे हम सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो भी यूज कर रहे हैं उनकी स्टरलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट, a person standing in front of a cliff fires a gun and hears its echo after 3 seconds. If the speed of sound in air is 330 meter per second, calculate the distance of the person from the cliff. तो यहाँ एक आ गया हमारे पास cliff और यहाँ है person, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर हम ले लें x, स्पीड है v, तो फॉर्मूला विल बी, आवाज जाके जब वापस आएगी तो 2x/t, तो x फाइंड करेंगे, वो कितना होगा? v इंटू t/2। v कितना है? 336 बोला है, और टाइम कितना लगा है प्रोसेस के लिए? 3 सेकेंड्स, तो 3 डिवाइडेड बाय आ गया 2 आ गया, तो 336 इंटू t डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आएगा 4 मीटर। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में, आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ ही फायर्स द गन अगेन एंड दिस टाइम एको इज हर्ड 1.5 सेकेंड्स लेटर देन द फर्स्ट। तो मतलब अगर पहले का टाइम 3 था तो 3 + 1.5 इस बार कितना हो गया? 4.5 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन, तो फॉर्मूला सेम है, मान लो इस बार y है, y अगेन डिस्टेंस हो गया, तो 2y/t विल बी स्पीड, नॉर्मल फॉर्मूला स्पीड का, तो y कितना होगा? v इंटू t/2, v 336
टाइम आ गया 4.5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास क्या दे देगा, हमें y की वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल अल्फा x2, तो 4 और 2 अल्फा पार्टिकल देगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेडिएशन x emitted in the above reaction when it is allowed to pass through an electric field? तो इफेक्ट क्या होगा, they will be deflected towards negative plate, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ ज्यादा डेविएशन शो करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और अल्फा पार्टिकल कैसे पता चलता है, यहाँ 218 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, 86 और 84 को माइनस करेंगे 2 आ रहा है, और ये किसका होता है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, observe the given circuit diagram and answer the questions that follow. Calculate the resistance of the circuit when the key K completes the circuit. तो सबसे पहले तो 5 और 3 सीरीज में 8 और 2 पैरेलल में, फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास जो पैरेलल की रेजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, टोटल 1.6 आ गई। अब ये 1.6 है, 1.4 सेल की भी है, तो टोटल रेजिस्टेंस 1.6 प्लस 0.4 2 ओम हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस इज 2 ओम। अब टोटल करंट फाइंड करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस पता होनी जरूरी है, तो सिंपल I इज V बाई आर, I इज V बाई आर करेंगे 4/2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर वो करंट है जो पूरे सर्किट पे फ्लो कर रहा है, तो इसकी जगह हम ये बना सकते हैं, ये 1.6 थी, ये 0.4 है, करंट जाएगा 2 एम्पियर। बट यहां हमारे पास वेरी करेगा, तो हमें एक चीज पता है, ये 4 वोल्ट है, और यहां हमें पता है इन दोनों को सॉल्व करके 5 और 3 को हमारे पास कितना आया था, 8 आया था। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितनी आई थी, 1.6 आई थी। तो यहां हम V फाइंड करेंगे कि ये तो 4 दे रहा है, बट हमारे रेजिस्टर्स के पास कितना है, तो V इज इक्वल टू IR लगाओ, I लगाएंगे हमारे पास 2 और ये है 1.6, तो आ गया 3.2 वोल्ट। अब अगर इसके पास 3.2 है तो पैरेलल में इधर भी 3.2 और नीचे भी 3.2। फिर हम यहां करंट फाइंड करेंगे, तो पहले हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर पीछे के रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड की, टोटल करंट फाइंड किया, अब देखा क्या चीज मिसिंग है, तो हमने यहाँ से V निकाला कि रेजिस्टर्स के पास कितना पोटेंशियल है, 3.2 था, पैरेलल में सेम, यहाँ I आ गया हमारे पास कितना आएगा, 3.2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहाँ 1.6 एम्पियर करंट है तो 2 में से यहाँ कितना जाएगा, 0.4, और उसने किसमें पूछा है, 3 ओम में। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, the circuit depicted in the figure is employed for studying Ohm's law. Instead of using the standard resistor, a student opts for a glass tube filled with mercury. Connected to the circuit through 2 electrodes E1 and E2, he records the readings of the ammeter and voltmeter, thereby calculates the resistance. अब दोनों ट्यूब्स में से सेम अमाउंट ऑफ मर्करी है दोनों में, निग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपेयर द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है डायमेंशन से, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली टू एरिया। तो ट्यूब 1 और 2 में से सेकेंड ट्यूब जो है हमारे पास वो कम थिक है और थोड़ी शॉर्ट भी है, जो फर्स्ट ट्यूब है वो क्या है, ज्यादा थिक है, तो सेकेंड ट्यूब इज थिकर और शॉर्टर लेस देन ट्यूब 1। तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी किसमें ज्यादा होगी, 1 में ज्यादा होगी, जो थोड़ी ज्यादा मोटी है। द वोल्टमीटर रीडिंग इन बोथ द केसेस तो वो सेम आएगी, क्योंकि जो हमारे पास V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो अगेन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो गलती नहीं करनी। नेक्स्ट, एन अप्लायंस विद अ मेटल कवरिंग रेटेड एट 2 किलोवाट 220 वोल्ट इज टू बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। तो पावर और वोल्टेज गिवन है, हम करंट रेटिंग निकाल सकते हैं, हमें दिख रहा है कैसा क्वेश्चन। तो करंट रेटिंग कितनी होगी, I इज P बाई V, P कितना है 2, V है 220, सॉल्व कर लेंगे 9.9 या 9.89 के आसपास, तो मीन्स 9.9 एम्पियर करंट रेटिंग है।
तो जब हम अप्लायंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो करंट है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू करंट रेटिंग। तो यहाँ पे 8 एम्पियर है, 8 है, 10 है, 10 है। तो सबसे पहले देखते हैं सब में अर्थिंग की है, कौन सी अर्थिंग वाले कनेक्शन जो हैं वो गलत हैं, ये गलत और आर गलत, अर्थिंग सही नहीं है दोनों में। अब Q और S में अर्थिंग सही है बट करंट, तो ये 8 एम्पियर है तो ये डैमेज कर सकता है। तो 10 इज क्लोजर टू 9.9, तो इसलिए हमारे लिए S वाला जो है वो सही होगा। The given diagram shows the output of an AC generator. If the speed of the generator coil is doubled, then what is the effect on the physical quantity indicated by A? पहले तो A है क्या? Induced EMF. तो induced EMF is directly proportional to speed. Speed बढ़ेगी तो induced EMF बढ़ेगी। हम मैग्नेट को जल्दी जल्दी लेके आते हैं पास तो स्पीड बढ़ जाती है, तो induced EMF भी बढ़ जाती है। तो पहला तो हो गया डायरेक्टली। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फिजिकल क्वांटिटी बी? तो ये क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा? इनवर्सली है टू स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना हमारे पास क्या होगा? कम टाइम लगेगा। तो ये इनवर्स होगा। गिव रीजन, तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो इसलिए इसका जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट, a magnet is released along the axis of a copper coil as shown in the diagram. State the polarity at the top end of the coil when the magnet leaves the coil. तो जब मैग्नेट यहाँ लीव करके जाएगा, लेंजेस लॉ बोलता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या देगा? साउथ पोलैरिटी देगा। तो यहाँ साउथ आ जाएगी और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉर्थ आ जाएगी। तो जब मैग्नेट लीव करेगा लेंजेस लॉ के हिसाब से हमें बतानी है पोलैरिटी एट द टॉप एंड, तो नॉर्थ पोल। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम A to B when magnet enters the coil. Now what will be the direction of current when the magnet leaves the coil? तो रिवर्स होगी, क्योंकि लेंजेस लॉ क्या बोलता है? इट अपोजेस, तो वो अपोज करेगा जो भी चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है। तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा? रिवर्स, B to A। यहाँ आ गई नॉर्थ पोल। नेम द लॉ, लेंजेस लॉ। स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, ये तो पढ़ा है हमने। नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, व्हाट मास ऑफ आइस? तो ये अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास हीट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसमें, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा और लेटेंट का भी होगा। तो अगर बॉडी टेम्परेचर एक टाइम पे एक स्टेट चेंज होगी, तो अगर तो स्टेट चेंज हो रही है तो सिर्फ स्टेट चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज। तो स्टेट चेंज के लिए Q इज इक्वल टू ml, स्टेट चेंज के लिए ml, और हीट एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर चेंज के लिए mc डेल्टा T। अब इन दोनों को यूज कर रहे हैं। व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 2.1 kg ऑफ वाटर, पानी 2.1 है, विल कूल इट डाउन फ्रॉम, कितना है टेम्परेचर? 75, कहाँ लेके जाना है? 25। और इसमें जो आइस है 0 डिग्री है, उसको भी हमें चेंज करना है। तो एक तो आइस की स्टेट चेंज होगी, दूसरा उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड। अब हीट लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो mc डेल्टा T। 75 है, 25 है, 75 माइनस 25 किया, 50 आ गया। दूसरी तरफ एनर्जी गेन्ड, तो एनर्जी गेन्ड कौन कर रहा है? दो प्रोसेस हो रही है। एनर्जी टेकन बाय वाटर, वाटर 0 to 25, एनर्जी टेकन जो भी हमारे पास आइस, तो आइस टू मेल्ट, मेल्टिंग के लिए ml, मास लिया है हमने आइस का mi, मास लेंगे आइस का mi। तो हमारे पास आइस ने कहां से कहां जाना है? 0 to 25, तो mi इंटू 4.2 mc डेल्टा T, डेल्टा T 25 माइनस 0, यहाँ पे आ गया ml। इक्वेशन बन गई, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे और mi की वैल्यू आ जाएगी। याद क्या रखना है? स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The graph illustrates the correlation between the number of protons and the number of neutrons. The element is denoted by letters rather than their conventional symbols. When element C depicted in the graph undergoes radioactive decay. तो इसने किस पे जाना है, ये आ गया 92 और ये आ गया हमारे पास, तो C है 92 है हमारे पास, 238 लिया हमने इसका, 238 जब ये डिके करेगा तो बीटा डिके हो रही है 0 बीटा -1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू